बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ वॉच। मैं हूं आपका मेज़बान मलिक सदीर अहमद। नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं इस वक्त जिस तरह बहुत सारे दूसरे शोबे ज़वाल पज़ीर हैं, इस तरह सहाफ़त को भी बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है। नाज़रीन, 2 दिन पहले एक कॉलम मेरी नज़रों के सामने से गुजरा जिसमें हामिद वीर साहब ने ये उसमें लिखा, कॉलम में मेंशन किया उसमें कि 2 फरीक होते हैं। एक है फरीक वो जो हथियारों से लैस है, जिसके पास तमाम वसाइल मशीनरी मौजूद है, जबकि दूसरा फरीक वो है जिसके पास भी हथियार हैं। एक उसके पास कौन सा हथियार है? एक उसके पास कलम है और दूसरा उसके पास कैमरा है। नाज़रीन, अब आप देख सकते हैं कि आजकल कलम और कैमरे के ऊपर कितने प्रेशर्स हैं, इसका अंदाज़ा आप बखूबी लगा सकते हैं। जैसा कि आज मुल्क भर में मुजाहरे हो रहे हैं, सहाफ़ती तंजीमें मुजाहरे कर रही हैं और अपने हुकूक की जंग लड़ रही हैं। नाज़रीन, आज का जो हमारा टॉपिक है इस प्रोग्राम का वो है सहाफ़त और सहाफ़त को दरपेश चैलेंजेस। नाज़रीन, अब्बास ताबिश ने कहा था कि दुहाई देता रहे जो दुहाई देता है, दुहाई देता रहे जो दुहाई देता है, कि बादशाह वक्त को कम सुनाई देता है। हम इसलिए भी तुझे बोलने से रोकते हैं, तू चुप रहे तो ज़्यादा सुनाई देता है। लेकिन नाज़रीन, आज जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं उन्हें हम चुप रहने नहीं देंगे, बल्कि उनसे आज हम खुल के सवालात करेंगे। जितने भी हमारे क्वेश्चंस हैं हमारे पास, जो जो चैलेंजेस सहाफ़त को दरपेश हैं, उनके ऊपर हम इनसे खुल के सवालात करेंगे। नाज़रीन, आज जो हमारे स्पेशल गेस्ट हमारे बिल्कुल शॉर्ट नोटिस के ऊपर हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए हैं वो हैं जनाब अनवर रज़ा साहब, जनरल सेक्रेटरी हैं इस्लामाबाद प्रेस क्लब के। और नाज़रीन, इनका तारुफ मैं आपको करवाते हुए बताता चलूँ कि इस सहाफ़त के मैदान में इनका बहुत वसी तजर्बा है। बहुत सारे अखबारात, बहुत सारे मीडिया हाउसेस में मुख्तलिफ ओहदों के ऊपर ये रहे हैं, अपनी खिदमत सर अंजाम देते रहे हैं। और नाज़रीन, जब बात करें सहाफ़ियों के हवाले से और सहाफ़ियों के हुकूक के हवाले से, तो अनवर रज़ा साहब को हमने देखा है कि ये फ्रंट लाइन के ऊपर उनके हुकूक के लिए जंग लड़ रहे होते हैं। तो हम सबसे पहले अनवर रज़ा साहब को अपने इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे कि वो हमारे इस दावत के ऊपर शॉर्ट नोटिस के ऊपर प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आपका बहुत शुक्रिया, आज इस आम टॉपिक के ऊपर आप आज गुफ्तगू के लिए हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं। तो सर, मेरा पहला सवाल तो आपसे यही है, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इस वक्त सहाफ़त को बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है। मुल्क भर में एहतजाज हो रहे हैं, आपकी बहुत सारी तंजीमें, सहाफ़ती तंजीमें हैं, ठीक है, रिब्जा के अलावा PFUJ, RIUJ और बहुत सारी तंजीमें पार्लियामेंट हाउसेस के सामने भी एहतजाज कर रही नज़र आती हैं, करती हुई। तो आप इस हवाले से ज़रा हमारे देखने वालों को बताइएगा। थैंक यू सो मच मलिक साहब कि आपने मुझे इस अहम टॉपिक के लिए मदऊ किया। अगर आप देखें मुल्क में तो जर्नलिज़्म वाकई बड़े मुश्किलात का शिकार है। उसकी बुनियादी वजह तो ये है, जिसे हम महसूस करते हैं तंजीमें, कि मीडिया मालकान और हुकूमत का गठजोड़ है, जिसकी वजह से वो एडवर्टाइजमेंट की पेमेंट के हवाले से कहते हैं कि हमें गवर्नमेंट ये पैसे अदा नहीं कर रही, जिसकी वजह से हम अपने जो जर्नलिस्ट हैं, वर्कर्स हैं, उनको तनख्वाहें अदा नहीं कर रहे। दूसरी जानिब जब हम इस मामले पर हुकूमत से बात करते हैं तो हुकूमत का कहना है कि हम ये तमाम अदायगियाँ जो हैं वो कर रहे हैं, लेकिन माजी की जो गवर्नमेंट थी उनके जो पैसे थे वो हमने रोक के रखे हुए हैं। ठीक है। एक तरफ तो ये बात जिसकी वजह से आप किसी को अगर तबाह करना चाहते हैं तो आप इंटरनेशनली भी देखिए, अब जो मुल्कों के दरमियान कोई जंगें नहीं होती बल्कि माशी तौर पर एक दूसरे को कमज़ोर किया जाता है। तो हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट और मीडिया मालकान ने मिलकर सहाफ़ियों को कमज़ोर किया। उस हमारी तनख्वाहें जो हैं वो रोकी गई, जबरी बदतरफियाँ की गई। और इससे भी बड़ी बात यह है कि जो चूँकि हमारी इसमें कमज़ोरी है कि हमें तकसीम किया गया। जब हम तकसीम हुए तो फिर बड़ा आसान था हुकूमत को हमें कमज़ोर करना, और उन्होंने यकीनन हमें कमज़ोर किया। फिर अखबारात जो थे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की वजह से सिकुड़ गए और प्रिंट मीडिया ने उनकी अहमियत जो है वो कदरे कम हुई। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया तो लोग यूनिवर्सिटी से जब फ्री हुए, अपनी एजुकेशन कंप्लीट की, तो वो लोग भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आ गए। बदकिस्मती से हमारे यहाँ अब वो कॉन्सेप्ट नहीं रहा कि हम सेल्फ जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको ओन करें। हम आए, माइक उठाया और हमने जो चाहा हमने किया। बदकिस्मती से जब मीडिया मालकान जो चाहते हैं कि आप इस तरह खेलें, हम उस तरह खेलते रहे। फिर हम मीडिया मालकान की लड़ाई भी मजबूरन लड़ते रहे। उसकी वजह ये थी कि इनडायरेक्टली उन्होंने सारा प्रेशर हम पे डाइवर्ट किया हुआ था कि अगर
मीडिया हाउसेस बंद होते हैं तो आपके दोस्त जो है, आपके जर्नलिज्म कमज़ोर होगी और आपके जो सहाफ़ी हैं वो बेरोज़गार होंगे। हमने अपने सहाफ़ियों को बेरोज़गार होने से बचाने के लिए प्रोटेस्ट भी किए। जब मालकान मजबूत हो गए तो उन्होंने हमारे गला काटना शुरू कर दिया, और अब हम अपने जो बका की जंग है वो लड़ रहे हैं और आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे। हमारी एक हिस्ट्री है PFUJ की, RAUJ की, नेशनल प्रेस क्लब की, कि हम ना तो किसी आमिर के आगे झुके हैं और ना ही हमने कभी कंप्रोमाइज़ किया है। अगर मुल्क में आज़ादी इज़हार राय पर कंप्रोमाइज़ किया जाएगा तो फिर जो आम आदमी है इस मुल्क का, जिसकी आवाज़ हम बुलंद करते हैं, वो तो बिल्कुल ही मर जाएगा। तो हमें अपने माशरे को इस मौत से बचाने के लिए, अपने शहरियों के हकूक़ की आवाज़ को बुलंद करने के लिए, आज़ादी इज़हार राय पर लगाई जाने वाली जो पाबंदियाँ हैं उनको ख़त्म करने के लिए अपना किरदार अदा करना है, और वो हम कर भी रहे हैं। और हमारी गाहे बगाहे हुकूमती अहदेदारान से, मिनिस्टर से ये बात होती है कि अगर आप चाहते हैं कि मुल्क में इदारे फंक्शंस करें और इदारे अपना काम करें, तो आपको चाहिए कि आप मीडिया इंडस्ट्री जो है उसको आप उसकी सरपरस्ती करें। जिस तरह आप स्टील मिल या दूसरी जो इंडस्ट्रीज़ हैं जिनका बुरा हाल है, अगर आप उनको बेल आउट पैकेज कोई देते हैं तो आपको यकीनन मीडिया की सरपरस्ती करनी चाहिए, क्योंकि इस मीडिया की एक हिस्ट्री है। और अगर आप ये नहीं करेंगे तो, क्योंकि तरक्की याफ्ता ममालिक में हमेशा जो आज़ाद मीडिया है वो मुल्क की बेटरमेंट के लिए किरदार अदा करता है। अगर आप हमें पाबंद सलासिल करेंगे, हमारी आवाज़ बंद करेंगे, हमारा कलम हमसे छीन लेंगे, तो फिर बदकिस्मती से इस मुल्क का यही हाल होगा। माशी तौर पर लॉ एंड ऑर्डर की सूरत भी यही होगी। और ये क्योंकि हम जब आम आदमी की आवाज़ ही नहीं बन पाएंगे तो फिर माशरा कैसे तरक्की करेगा और कैसे उसमें बेहतरी आएगी। अनवर साहब, मैं आपको थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा जी। एक तो मेरा ये आपसे पूछना था कि ये जो बहुत सारे मीडिया मालकान भी हैं सहाफ़त में, तो वो आप देखें कि उनके अपने कुछ बिजनेसेस हैं, वो कोई प्रोफेशनली कोई सहाफ़त से ताल्लुक़ उनका शायद कुछ का नहीं भी होता, तो आप देखें उस चीज़ ने कितना नुकसान पहुँचाया है, क्योंकि उनके बिजनेस के भी मफादात होते हैं। तो फिर वो लोग किस तरह से, एक प्रोफेशनल जिस तरह लोग होते हैं, सहाफ़ी होते हैं, तो वो फिर किस तरह से नुकसान पहुंचता है। जो सहाफ़त है, आपके चैनल्स हैं, आप वो वाला जो अपना नुक्ता नज़र है वो प्रोजेक्ट नहीं कर पाते, दिखा नहीं पाते। देखिए, जो प्रोफेशनल मालकान हैं, मीडिया मालकान, उनमें आप जंग की बात करें, नवाए वक्त की बात करें, नज़रियाती अखबारात थे नवाए वक्त, और उसकी जो हालत ये होगी कि जब ये अखबारात बड़े और इन्होंने एक राय अम्मा हमवार की और पूरी दुनिया में जंग, नवाए वक्त, डॉन का जब नाम आया तो ये प्रोफेशनल लोग थे। अब जब हालात चेंज हुए तो जो बिजनेसमैन थे उन्होंने देखा कि जर्नलिज्म तो बड़ा अच्छा काम है, आप हुकूमतों को भी दबा सकते हैं, आप इसको हर तरह से यूज़ कर सकते हैं, अपने दीगर जो आपके कारोबार हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए जो बिजनेसमैन हैं, जो टाइकॉन्स हैं, जो इसका प्रॉपर्टी का काम करते हैं, डेवलपर्स हैं, उन लोगों ने मीडिया हाउसेस ख़रीद लिए। उनका मकसद ये था कि हम अपने मीडिया हाउस कायम करने की वजह से जो दीगर हमारे कारोबार हैं हम उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे। एक तो रही बात जिसकी वजह से जो रियल जर्नलिज्म थी उसको बड़ा नुकसान पहुंचा। जो प्रोफेशनल जर्नलिस्ट थे और जो मीडिया मालकान थे उन्होंने अखबारात और TV चैनल की आड़ में अपने दीगर बिजनेस बना लिए। अब हुकूमतें दोनों मालकान, जो प्रोफेशनल हैं, जो प्रोफेशनल्स नहीं हैं, दोनों को हुकूमतें ब्लैकमेल इस तरह करती हैं कि आपके जो दीगर बिजनेस हैं, जब हुकूमत उन पर हाथ डालती है तो फिर आज़ादी इज़हार राय की बात की जाती है। और जो लोग इस बिज़नेस में नहीं थे वो भी आगे हैं अपने दीगर, मैंने आपको पहले भी कहा, कारोबार को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए। इसलिए प्रोफेशनल और नॉन प्रोफेशनल दोनों मीडिया मालकान ने जर्नलिज्म को नुकसान पहुंचाया है, और अल्टीमेटली इसका नुकसान आम वर्कर को हुआ है, सहाफ़ी को हुआ है। मीडिया मालकान दोनों, प्रोफेशनल और नॉन प्रोफेशनल, दोनों प्रॉफिट में हैं। अच्छा अनवर रज़ा साहब, इसमें एक चीज़ और मुझे आपका, जिस तरह मैंने पॉइंट ऑफ व्यू सुना, एक चीज़ मेरे माइंड में और आती है कि क्या आप ये नहीं देखते कि एक सहाफ़ी बरादरी में कुछ अदम तावन है, उनमें उसका इत्तफाक नहीं पाया जाता, जिस वजह से एक जो आपका काज होता है उसको नुकसान पहुँचता है अल्टीमेटली। मैंने तो आपको पहले ये बात कही कि हुकूमत ने मीडिया जो तंजीमें थी उन्हें तकसीम किया। जब वो तकसीम हो गई तो फिर हम कमज़ोर हो गए। कुछ लोग अब प्रोटेस्ट करते हैं पार्लियामेंट के बाहर, तो कुछ लोग पार्लियामेंट गैलरी में भी मौजूद होते हैं। तो ये तो आम पब्लिक को नहीं पता कि जो बाहर लोग हैं वो वर्किंग जर्नलिस्ट हैं और जो अंदर लोग बैठे हैं वो एडवर्टाइजमेंट के लोग हैं। तो इसका नुकसान तो अल्टीमेटली हमें ही हुआ है।
और ये डेलिब्रेटली किया गया है, इसमें मीडिया मालकान भी इन्वॉल्व हैं, इसमें हमारा भी कसूर है। मैं ये नहीं कहता कि ये मीडिया मालकान, हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट का कम कसूर है, इसमें हम लोग भी कहीं ना कहीं मुर्द इल्ज़ाम हमें भी ठहराया जाना चाहिए, क्योंकि हमारी भी गलती है कि हम तकसीम हुए और कमज़ोर हुए। ठीक है। अच्छा, मीडिया के जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसके बारे में आप बताइएगा। क्या कोड ऑफ कंडक्ट सिर्फ मीडिया के ऊपर, साथियों के ऊपर ही लागू होता है? बाकी तो हम हर जगह देखते हैं कि कोड ऑफ कंडक्ट की धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं, तो यहाँ पे क्या सिलसिला है जनाब? देखिए मलिक साहब, चूँकि हम बड़े प्रोफेशनल ज़िम्मेदार लोग हैं, हम पर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि हमारी लिखी हुई बात और हमारी कही हुई बात जो है वो पूरी दुनिया में पढ़ी जाती है, देखी जाती है, और इसलिए सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो हम पर आम आदमी की निस्बत ज़्यादा लागू होती है। कोड ऑफ कंडक्ट का हमें ख़ुद से ख्याल करना चाहिए, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होनी चाहिए। देखें, अगर आप ख़ुद से अपना एहतसाब करेंगे तो मेरे नज़दीक फिर हुकूमत या किसी भी इदारे को आपका एहतसाब करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन जब आप अपना एहतसाब खुद ही नहीं करते और आप ये समझते हैं कि आप मादर पितर आज़ाद हैं, तो फिर इससे बेगाड़ पैदा होगा जो हो रहा है। यानी कि आप कह रहे हैं कि जो आज़ादी होती है ना, उसको आपको हुकूक अगर मिलते हैं, उसके साथ आपके कुछ फ़राइज़ भी रियासत की तरफ से होते हैं, तो आपको उन दोनों का बैलेंस करके चलना पड़ता है। अच्छा, मुझे एक चीज़ और मुझे समझ नहीं आ रही, ये जो मीडिया है, हम आए रोज़ सुनते हैं जी मीडिया को कंट्रोल किया जा रहा है, सेंसरशिप है, तो इस हवाले से आप बताइएगा कि मीडिया को आखिर कंट्रोल करता कौन है? आखिर उसका कोई नाम होगा, कौन करता है? हुकूमत करती है? कौन करता है मीडिया का कंट्रोल? और ये जो सेंसरशिप है, गैर एलानिया सेंसरशिप, ये क्या है? देखिए मलिक साहब, जो अखबारात या टीवी चैनल्स होते हैं उन्हें इश्तहारात दरकार होते हैं जी। तो जब आपने इश्तहार लेना है किसी से, तो हुकूमत डेफिनेटली अपना एजेंडा आपके ज़रिए कहीं ना कहीं एडॉप्ट की होती है और आप उसको सर्व कर रहे होते हैं जी। दूसरा, आप देखें कि जो जर्नलिस्ट हैं, वर्किंग जर्नलिस्ट, वो अब इतने आज़ाद नहीं हैं। मीडिया मालकान देखें, डायरेक्टर न्यूज़ हैं, अगर आप किसी टीवी चैनल में, तो आप अगर कोई ख़बर फाइल करते हैं तो डेफिनेटली उसको देखा जाता है, परखा जाता है, फिर उसको ऑन एयर किया जाता है। और अगर आप किसी अखबार में, तो आपका एडिटर आपकी ख़बर को देखता है और उसकी मर्ज़ी है कि वो उसको शाया करे या ना करे। तो अखबारात के लोग जो हैं, मालकान जो हैं, वो यूज़ होते हैं हुकूमतों के हाथों में, मुख्तलिफ़ इदारों के हाथों में। इसी तरह रिपोर्टर्स जो हैं वो भी मालकान के हाथों भी इस्तेमाल होते हैं, हुकूमत के हाथों भी इस्तेमाल होते हैं और इस्टेब्लिशमेंट के हाथों भी इस्तेमाल होते हैं। उनके अपने मफादात होते हैं, तो इन मफादात की खातिर वो जो है वो जो अपना आज़ादी इज़हार राय है उसको कंप्रोमाइज़ करते हैं। अच्छा अनवर रज़ा साहब, मुझे एक चीज़ और समझ नहीं आ रही। आजकल तो मैं मीडिया पे गाहे बगाहे देखता रहता हूँ, ना पूरे पाकिस्तान में, कराची से लेकर लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी में, जहाँ पे साफ़ियों का कत्लेआम होता है, साफ़ियों को अगवा किया जाता है, उनको ज़दोको किया जाता है, इसके अलावा उनकी फैमिलीज़ भी महफूज नहीं हैं। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? क्या मुश्तरका लायामल होना चाहिए? ये जो आपकी साफ़ी तंजीमें हैं, फिर गवर्नमेंट के ऊपर आप कैसे प्रेशर डाल सकते हैं कि वो इन साफ़ियों का तहफ़्फ़ुज़ करें? क्योंकि तहफ़्फ़ुज़ देना तो जो है आखिरकार रियासत की जिम्मेदारी है। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि हम पाकिस्तानी शहरी हैं और हमारे माल जान का तहफ़्फ़ुज़ जो है वह हुकूमत वक्त की ज़िम्मेदारी होती है। चूँकि हम जर्नलिस्ट हैं और हम जैसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा लेते हैं, इसी तरह हम तवक्को करते हैं कि हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत इक़दामात करे। अभी एक बिल था पार्लियामेंट में, जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल, बदकिस्मती से वो भी नहीं पास हो रहा, वो बड़ा डिले होता आ रहा है। माजी की गवर्नमेंट ने भी उसको टेकअप किया था, लेकिन वो 5 बरस वो भी गुजर गए और अब हुकूमत जो मौजूदा है इसके भी 2.5 बरस गुजर चुके हैं जी। और हमने देखा कि मुल्क में कवानीन मौजूद होते हैं लेकिन उन पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं करवाया जाता। कवानीन तो मौजूद हैं और हम चाहते ये है कि जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल जल्द से जल्द पार्लियामेंट से पास हो, वो कानून की शक्ल इख्तियार करे और जब कानून बन जाए तो फिर हुकूमत को उस पर इम्प्लीमेंटेशन करवाने के लिए किरदार अदा करने की ज़रूरत है। क्योंकि जर्नलिस्ट देखिए कि रायामा हमवार करते हैं, हुकूमत का पॉइंट ऑफ व्यू लेकर चलते हैं, अपोजिशन की बात करते हैं और कॉमन मैन की बात करते हैं। ठीक है। तो इसलिए हमारी जान को ज़्यादा ख़तरा होता है और हमने देखा माजी में भी कि जो जर्नलिस्ट यहाँ पे मर्डर हुए उनका अब तक कोई पता नहीं। कई मिसालें ऐसी मौजूद हैं। तो हम हुकूमत से यही मुतालबा करते हैं कि जो कवानीन मौजूद हैं या जो नए आने वाले कवानीन हैं, आप उन पर अमल दरामद को यकीनी बनाइए। अच्छा ये बताइएगा अनवर रज़ा साहब, अभी 2 दिन पहले शिबली फराज साहब ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने जो साफ़ी जो है साफ़ियों के खिलाफ बहबूद के लिए उनकी नौकरियों के हवाले से जो उन्होंने बताया कि एक जो बिल था जो कि पैमरा का जो ऑर्डिनेंस है उसके हिसाब से, तो वो अपोजिशन ने उसकी मुखालफत की। ठीक है, तो इस हवाले से आप बताइएगा। उन्होंने कहा तो क्या पिछली हुकूमतें, इसका मतलब है कि जो पिछली हुकूमतें थी वो क्या साफ़ियों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सरगर्दा नहीं थी कि अब अगर वो बिल आ रहा है तो उसकी मुखालफत क्यों की जा रही है? आप क्या समझते हैं?
जी बिल्कुल, सेनेट में पैमरा तरमीमी बिल की अपोजिशन ने मुखालफत की, जिसकी हम भी पुरजोर मजम्मत करते हैं, और शिबली फराज ने इसको दोबारा इस मामले को उठाने की यकीन दहानी भी करवाई है, और उसके साथ साथ उन्होंने जर्नलिस्टों की जो फलाह बहबूद के मुख्तलिफ मनसूबे हैं उन पर अमल दरामद करने के लिए हमें कहा है कि हम इस पर ज़रूर अमल दरामद करेंगे। हम अब फॉलो मीटिंग भी उनसे करेंगे। जर्नलिस्ट को अक्रॉस द बोर्ड मुल्क भर में हेल्थ कार्ड का जो इजरा है वो इंशाल्लाह जल्द शुरू करवाया जाएगा, और जो दोस्त हमारे कोविड की वजह से इस अब दुनिया में नहीं रहे उनमें अरशद भाई चौधरी जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थे नेशनल प्रेस क्लब के, तारिक मलिक और दीगर 4 लोग हैं, अब हम उनकी कंपनसेशन के लिए और उनकी फैमिलीज़ को माली मुआवनत के लिए हमने शिबली फराज साहब से रिक्वेस्ट की है, और वो कह रहे हैं मैं इस पर ज़रूर काम करूँगा। इसके अलावा हमने जो ग्रांट नेशनल प्रेस क्लब की 3 बरस से बंद थी उसके लिए उन्होंने कहा है कि हमारी ग्रांट को बहाल किया जाए, और फाइनेंशियल ईयर में इसको परमानेंट आप बजट का हिस्सा बनाएं, ताकि कोई भी अगर इंतज़ामिया है नेशनल प्रेस क्लब की तो जो ग्रांट है वो परमानेंट आती रहे, और कोई भी हुकूमत हो तो वो हमें ज़रूर मिले, क्योंकि नेशनल प्रेस क्लब वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है और हम अपने सहाफ़ियों की फलाह बहबूद के लिए मुख्तलिफ मनसूबों पर काम कर रहे हैं, और हम चाहते हैं, हमारा भी ये ख्वाहिश है और हम इसके लिए इक़दाम भी कर रहे हैं कि हम सेल्फ सफिशेंट हों, ताकि हमें हुकूमतों की तरफ देखना ही ना पड़े, क्योंकि जब हमें भी कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है कि हमें जब हुकूमत से ये होता है कि हम उनसे कोई ग्रांट लेंगे तो हमें कहीं ना कहीं पे उनकी बात को सुनना पड़ता है, ये हमारी मजबूरी होती है। तो हम चाहते हैं कि हम सेल्फ सफिशेंट हों माली तौर पर, ताकि हम अपने जो जर्नलिस्ट हैं उनकी वेलफेयर के लिए खुद इक़दाम करें, अपने जेब से पैसे खर्चें, और इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि इस साल जो नेशनल प्रेस क्लब की बिल्डिंग है वो तामीर की जाए, कम से कम उसका संग बुनियाद तो रखा जाए, और इक़दाम कर रहे हैं मुख्तलिफ़ किस्म के। इंशाल्लाह आप दुआ कीजिए कि हम अपने जो मेम्बरान हैं उनकी और उनकी फैमिली के लिए अच्छे इक़दाम करें। अच्छा, एक सवाल है अनवर रज़ा साहब जो मेरे माइंड में भी आ रहा था, बहुत सारे जो सहाफ़ी हज़रात कत्ल हो जाते हैं, पीछे उनकी फैमिलीज़ आपको पता रह जाती हैं, उनके बच्चे होते हैं, यकीनन उनके पास वसाइल की भी इतनी कमी है, और सेकेंडली वो बेचारे उनके इंसाफ के लिए दर बदर धक्के खाते हैं। तो आप मुझे ये बताइएगा कि जो सहाफ़ी हज़रात मारे जाते हैं उनको कुछ ग्रोह जो उनको कत्ल कर देते हैं, उसके बाद जो उनकी तहकीकात होती है केस की, वो कहीं हम देखते हैं कि कहीं अंडर कारपेट रह जाती है, वो खुल के सामने नहीं आती, उनको इंसाफ उस तरह से माशरे में नहीं मिल रहा होता। तो इस हवाले से बताइएगा, फिर जो आने वाले सहाफ़ी हज़रात या दूसरे लोग हैं वो भी खुद को इनसिक्योर महसूस करते हैं, तो इस हवाले से आप बताइएगा कि इसके हवाले से किस किस्म की कानून साजी हुकूमत को चाहिए कि वो करे। ये जो मैंने आपसे जिक्र किया कि जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल है, इसमें ये सारी चीज़ें कवर की हुई हैं, और माजी में जो मर्डर हुए हमारे जर्नलिस्ट उनकी तहकीकात बदकिस्मती से सुर्ख फीते की नज़र ही हुई और वो आगे ना बढ़ सकी। अगर आपने उनमें से एक पोर्शन आपका जो क्वेश्चन था उसमें ये था कि उनकी फैमिलीज़ के लिए, हम उनकी फैमिलीज से रब्ता ज़रूर रखते हैं और कोशिश करते हैं कि उन्हें फाइनेंशियली तौर पर कुछ ना कुछ हेल्प किया जाए, और जो उनके बच्चे हैं अगर तो वो एजुकेशन हासिल करते हैं तो हम हुकूमत के साथ मिलकर या अपने तौर पर ये कोशिश करते हैं कि उनके बच्चों को तालीम और सेहत की जो सहूलियात हैं वो फराहम की जाए। लेकिन हमारे वसाइल भी इतने नहीं हैं कि हम उनको मुकम्मल तौर पर उनका तहफ़्फ़ुज़ कर सकें, लेकिन किसी न किसी हद तक हम उनके साथ जुड़े हुए हैं। अच्छा, एक सवाल मेरा और जो इसी नज़रिए में आ रहा था कि एक चीज़ मैंने देखी है कि ब्रेकिंग न्यूज़ आप देखें आजकल एक मिनट के बाद आप मीडिया चैनल्स के ऊपर, पहले होता था हमें काफ़ी टाइम के बाद ब्रेकिंग न्यूज़ पता चलता था, तो क्या ये जो ब्रेकिंग न्यूज़ का सिलसिला है जी, फ़लाँ जो हैं हमारे मिनिस्टर हैं उन्होंने गाड़ी का दरवाज़ा खोला, आप मुझे बताएं कि अब ये ब्रेकिंग न्यूज़ होती है, और दूसरा लोग ये कहते हैं कि जनाब ये जो ब्रेकिंग न्यूज़ का ये सिलसिला चला इससे जो असल खबर होती है उसकी अहमियत कम हुई है, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे चूँकि आपका इतना वसी तजर्बा है सहाफ़त के मैदान में? बिल्कुल, जब से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया है और ये रेटिंग की दौड़ ने जो ब्रेकिंग न्यूज़ का सिलसिला शुरू किया है, इसने जो रियल जर्नलिज्म है ना उसकी रूह को बड़ा नुकसान पहुंचाया है जी। ना तो आप इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म कर सकते हैं, और दूसरा असल जो खबर है वो भी आप उसके असल पहलुओं तक नहीं पहुंच सकते। बस हमें जल्दी होती है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो सहाफ़ी हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जल्द से जल्द दूसरे चैनल से पहले खबर दें, उस खबर की तस्दीक के लिए वक्त नहीं होता, और चैनल को ये डिमांड होती है कि जी आप जो कुछ भी है आपके पास आप फौरी तौर पर दें। तो इसकी वजह से जर्नलिज्म को बड़ा नुकसान पहुंचा है, और अब हमने देखा है कि जब वक्त गुजरने के साथ साथ अब ये जो दौड़ थी रेटिंग की उसमें कुछ कमी आई है, और अब कुछ ना कुछ किसी हद तक आप बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, एक अनवर रज़ा साहब मेरा सवाल आपसे काफ़ी दिन टाइम से मैं पूछना चाह रहा था कि आपको अगर कहा जाए कि आप कंपैरिजन करें पिछली हुकूमतों का और अभी ये जो मौजूदा हुकूमत है, क्या उस वक्त भी सहाफ़त को इस कदर चैलेंजेस दरपेश थे, या आजकल आप समझते हैं कि अभी बहुत ज़्यादा चैलेंजेस का सामना है सहाफ़त को?
देखिए, ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि जो ओवरऑल अगर आप कलेक्टिव कोई कॉज लेकर चलते हैं तो उसमें कोई ना कोई लोग हुकूमत इंडक्ट कर देती है, वो आपका काज को नुकसान पहुंचता है। हमारे यहाँ होता यूँ है कि कुछ लोग मुख्तलिफ जो जर्नलिस्ट हैं वो किसी न किसी इस्टेब्लिशमेंट से, हुकूमत से या किसी सियासी जमात अपोजिशन से उनका ताल्लुक़ है और वो उन्हीं के एजेंडे को लेकर चलते हैं और वो रियल जो जर्नलिज्म है उसको नुकसान पहुँचाते हैं। इसकी वजह से भी हमें नुकसान पहुंच रहा है। और अगर हम देखें तो हम एक इज्तिमाई कॉज की तरफ नहीं जाते, हम सोचते हैं कि हम अपना पर्सनल इंटरेस्ट गेन करें, हमें भले इसका नुकसान हमारी पूरी कम्युनिटी को होता है तो वो हो। तो इस वजह से हमें बड़ा नुकसान पहुंच रहा है और अब बदकिस्मती से हम इस कोशिश कर रहे हैं कि लोगों में ये शऊर बेदार करें कि हमें इज्तिमाइयत की तरफ जाना है, ना कि इनफरादी अपने इंटरेस्ट को देखना है। अच्छा अनवर रज़ा साहब, हम एक टर्मिनोलॉजी सुनते आ रहे हैं, एक टर्म होती थी लिफाफा जर्नलिज्म या येलो जर्नलिज्म, तो इस हवाले से आप ज़रा हमारे देखने सुनने वालों को बताइएगा कि ये आखिर क्या है। मैं काफ़ी दफ़ा हम सोचते हैं कि ये क्या चीज़ है लिफाफा जर्नलिज्म, या काफ़ी सारी चीज़ें इस तरह की चीज़ें पाई जाती हैं सोसाइटी में, आप इस बारे में बताइए। बिल्कुल, माजी में तो ये येलो जर्नलिज्म और लिफाफा जर्नलिज्म की बात की जाती थी। उसका मकसद ये होता था कि कोई भी सहाफ़ी जो है वो अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई एजेंडा लेकर चल रहा है, मखसूस एजेंडा, वो तो अब देखने वाले को, पढ़ने वाले को महसूस हो जाता है कि आप किसकी फेवर कर रहे हैं या किसके खिलाफ हैं। और इसी वजह से अगर आप किसी से कोई भी फाइनेंशियल बेनिफिट लेते हैं या कोई भी अपना इंटरेस्ट उसके ज़रिए हासिल करते हैं तो इसको आप लिफाफा जर्नलिज्म कहते थे या येलो जर्नलिज्म। अब वो जैसे जैसे इस मीडिया में तरक्की आती जा रही है, जिद्दत आती जा रही है, अब ये जहतें भी चेंज होती जा रही हैं। अब लोग मुख्तलिफ़ किस्म के मफादात ले लेते हैं। आपने देखा कि कोई घर ले लिया, कोई गाड़ी ले ली, कोई पैसे किसी से ले लिए, तो ये शुरू से अब तक ये होता आ रहा है। हमने हमेशा ऐसे करैक्टर्स की निशानदेही भी की और उसको हमने निगलेक्ट भी किया, और इसका मकसद यही था कि हमारा जो जर्नलिज्म है और जो हमारी सहाफ़ती तारीख़ है वो तबाह ना हो। लेकिन मैं फिर आपको कहूँगा, अनफॉर्चुनेटली अब लोगों ने अपने ज़ाती मफादात को ज़्यादा मुकद्दम जाना है और कोशिश की जाती है कि इनफरादी तौर पर हम किसी न किसी जमात के नुमाइंदे बन जाएँ, उनके एजेंडे को टो करें। कोई हुकूमत की तरफ उसका टिल्ट है, कोई अपोजिशन की तरफ जाता है, कोई इस्टेब्लिशमेंट की तरफ जाता है, और अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए अब चीज़ें चेंज हो गई हैं। अब लिफाफे की बजाय आपको बड़ी गाड़ियाँ, बड़े घर मिलना शुरू हो गए हैं और आप देख रहे हैं, इसलिए सहाफ़त ज़बू हाली का शिकार है और जो वर्किंग जर्नलिस्ट है वो तबाही की तरफ जा रहे हैं। ठीक, अच्छा एक अनवर रज़ा साहब, मेरा जो सवाल अभी माइंड में मेरे आ रहा था काफ़ी देर से कि ये जो साफ़ी हज़रात हैं, जितने भी मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, तो उनकी जो फैमिलीज़ हैं उनको यकीनन मेडिकल के काफ़ी सारे डिजीज़ होती हैं। कुछ आपको पता है आजकल कोरोना वायरस भी अभी काफ़ी अर्से से चल रहा है और काफ़ी सारी बीमारियां हैं। इसके अलावा उनके पास अपने घर भी नहीं है, कई लोग बेचारे रेंट पे रह रहे हैं, और उनको तीसरी चीज़ ये कि उनको बहुत अरसे से 4-4 माह 6-6 माह तक उनको उनकी सैलरीज नहीं मिलती मीडिया हाउसेज या कुछ अखबार या कहीं से भी। तो उनके लिए क्या लाया, मतलब जिनको आप देखें उनके किसी कोई साथी है, कुछ गरीब लोग हैं, उनके 6-6 लोग खाने वाले तो एक कमाने वाला, अब वो इन मिसाइल से किस तरह से नबरदस्त हो सकते हैं, उनके लिए क्या लाया मतलब तैयार करते हैं। आपने देखा कि नेशनल प्रेस क्लब ने हाल ही में जो एजुकेशन की फैसिलिटी थी वो अपने मेम्बरान को प्रोवाइड की। हमने मुख्तलिफ जो इस्लामाबाद में 200 से ज़्यादा स्कूल्स थे उनके साथ एक MOU साइन किया, और उसका मकसद यही था कि जो हमारे जर्नलिस्ट हैं, जो पुअर जर्नलिस्ट हैं, उनके जो बच्चे हैं उनको अच्छी तालीम फराहम की जाए। और पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज PIMS में हमने एक एग्रीमेंट किया हुआ है कि हमारे जो जर्नलिस्ट हैं उनको ग्रेड 17 से अब जो सरकारी अफसरान है उसकी तरह का इलाज मुआवजा फराहम किया जाए, और वो भी अभी इंटैक्ट है। इसके अलावा RAC में हमने एक एग्रीमेंट किया हुआ है, वहाँ पर भी आपने देखा कि दिल से जुड़े जो अमराज हैं उनका इलाज किया जाता है और फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाता है। और इसके अलावा अगर किसी जर्नलिस्ट को खुदा न खास्ता मेजर इंजरी हो तो उसके लिए हम हुकूमत से रब्ता करते हैं और कोशिश करते हैं कि फ्री ऑफ कास्ट उनको ये इलाज की सहूलत फराहम की जाए। और अब हम जो हेल्थ कार्ड है वो मैंने आपको पहले बताया कि हुकूमत से लेने जा रहे हैं। पूरे मुल्क के जो सहाफ़ी हैं उनको कम अज़ कम ये हेल्थ कार्ड जिसकी जो पर एनम 10 लाख रुपए होगा, और अगर खुदा ना खास्ता कोई ज़्यादा इंजरी होगी तो 2 से 3 लाख रुपए उसमें मज़ीद इन्हेंस किए जाएंगे। और उसका मकसद है कि हम सहाफ़ियों और उसकी फैमिलीज़ को जो है वो बुनियादी जो सेहत की सहूलियात हैं वो फराहम कर सकें। जी, ये बहुत अच्छा इकदाम है जिसकी तरफ आपने इशारा किया, और उम्मीद हम यही रखते हैं कि जितने भी साफ़ी हज़रात हैं जिनकी फैमिलीज़ हैं उनको फैसिलिटेट किया जाएगा आप लोगों की तरफ से इंशाल्लाह, और वो जो बेचारे वहाँ पर कसम पुरसी की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं उनके हवाले से इकदाम उठाए जाएंगे। अच्छा, अभी मुझे एक चीज़ और जहन में आ रही थी जो मैंने सवाल आपसे पूछना था कि एक आपकी है PFUJ। अच्छा, इन्होंने 1950 से लेकर अब तक जो सहाफ़त की तारीफ है और इसमें जिद्दोजहद, कुर्बानियाँ, कत्ले आम,
कोड़े और ये सारी जितनी भी सज़ाएँ हैं, इनके हवाले से वैसे तो बहुत सारी तारीख में किताबें हैं, मौजूद हैं काफ़ी सारी, लेकिन अब इन्होंने इसको कंपाइल करके एक किताबी शक्ल दी है। ठीक है, एक बहुत बड़ा चैलेंज था और इसको तरतीब दिया। अब इस बुक का ये जो है ये 2 ज़बानों में है, एक तो अंग्रेज़ी ज़बान में है, ठीक है, जिसका अंग्रेज़ी ज़बान जिसका नाम है फ्रॉम ले ऑफ्स टू लैशेस, और उर्दू में जो उसका नाम है वो है PFUJ आज़ादी सहाफ़त की 70 साल तारीख। तो इस बुक के हवाले से आप बताइएगा कि कितने चैलेंजेस दरपेश है आपको ये सारी चीज़ कंपाइल करने में किताब और लोगों की खिदमत लेने में, जिन लोगों के आंखों के आगे से ये वाक़यात और हादसात गुजरे हैं। देखिए, पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की एक 60 साल 70 साल एक हिस्ट्री है। जब से ये पाकिस्तान बना तो हमारे जो बड़े थे, हमारे आबाओ दाद साहब थी, उन्होंने बड़ी कुर्बानियाँ दी, कोड़े भी खाए, कैदोबंद की सोबतें भी बर्दाश्त की। हमारे अब PFUJ को जो सेक्रेटरी हैं नासिर जैदी साहब, हम लाहौर में हमने एक विज़िट किया गुज़श्ता दिनों में, तो हम जब किला गए तो उन्होंने मुझे बताया कि जब 1970 की बात थी तो उन्हें इस किले में कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त करनी पड़ी, और जिस जगह वो मौजूद थे वहाँ से आवाज़ भी बाहर नहीं आती थी। इस तरह नासिर जैदी साहब को कोड़े भी पड़े, उनके साथ दीगर साथी भी थे, और ज़ियाउल हक साहब के दौर में जेल भी काटनी पड़ी और उसी वक्त कोड़े भी पड़े, और इसके अलावा भी बड़ा अमराना दौर था। लेकिन आप देखें कि हमारे जो बुज़ुर्ग हैं उन्होंने सहाफ़त के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, अपनी जानें ज़ाया कुर्बान की हैं और कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त की हैं, कोड़े खाए हैं, इसके अलावा फाइनेंशली अपना बड़ा नुकसान किया है। लेकिन देखें कि उन बुज़ुर्गों की कुर्बानियों के बायस उन्हीं का ये समर है कि आज हम आज़ादी इज़हार राय की बात करते हैं और किसी न किसी हद तक हम आज़ाद भी हैं। और जो आपने किताब की बात की, इसमें बड़ा कंपाइल करने के लिए बड़ा वक्त लगा, और एक एक शख्स से जो उस वक्त उस अपने टिनोर में मौजूद था उनके इंटरव्यूज़ किए गए, उनसे आबिती उनकी पूछी गई, तमाम चीज़ों को लेकर हमने एक तारीख़ को इस तरह जम के किताब में, ताकि जो नौजवान नस्ल है उन्हें पता चल सके कि हमने जो आज़ादी हासिल की है वो बड़ी मुश्किल से हासिल की है। वो इस तरह नहीं कि हमें प्लेट में रख कर हुकूमत ने या किसी आमिर ने हमें यह आज़ादी दी। आमिर मीर साहब ने तो ये भी कहा कि अभी जो नौजवान सहाफ़ी हैं या अभी जो आने वाले लोग हैं उनको तो शायद बहुत सारी चीज़ों के बारे में अभी पता नहीं है। जब वो इस बुक को पढ़ेंगे तो उनको पता चलेगा कि सहाफ़त के लिए, जद्दोजहद के लिए कुर्बानियाँ देने वाले कौन कौन से लोग थे जिन्होंने अपनी जानों को भी कुर्बानियाँ दी, और इसके अलावा उनकी इज़्ज़तें भी महफूज नहीं रही, गैर महफूज रहे वो। जी अनवर रसूल साहब, एक तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि इस मुश्किल हालात में, इस मुश्किल दौर में, जबकि सहाफ़त को इतने सारे चैलेंजेस दरपेश हैं, अगर सहाफ़ी आप कह लें कि सहाफ़ियों की ज़िंदगियों को भी ख़तरात लाक हैं, इसके अलावा उनकी फैमिलियाँ महफूज नहीं हैं, उनको थ्रेट्स हैं, तो जो आने वाले मौजूदा जो सहाफ़ी बनना चाहते हैं, जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, तो क्या वो इस तरीके से इजीली वो इस फील्ड में आ सकते हैं? उनको ये ख़तरात का सामना नहीं हो सकता? क्या वो इस प्रोफेशन को ज्वाइन कर सकते हैं? देखिए, आप किसी भी प्रोफेशन में हैं तो ये तो आप कबल अज़ वक्त नहीं कह सकते कि आपकी जान को ख़तरा नहीं है जी। सहाफ़त में मेरा ख्याल ये है कि आप पूरी कौम के लिए सर्व कर रहे होते हैं, और आप जो नई आने वाली नस्ल है, पहले तो मैं उनसे ये कहूँगा कि आप PFUJ की हिस्ट्री की जो बुक है उसे ज़रूर स्टडी कीजिए। फिर आपके जो सीनियर्स हैं उनके साथ ज़रूर बैठिए ताकि वो आपको बताएं कि जो हमने आज़ादी हासिल की वो कितनी कुर्बानियों के बाद और कितनी जदोजहद के बाद हमने हासिल की। आने वाला वक्त बेहतरी की उम्मीद रखते हैं हमेशा, और मैं समझता हूँ कि अगर हम मुत्तहिद हो गए, हम में इत्तेहाद हुआ, तो हमारा जो ये हम में जो परेशानी, जो प्रॉब्लम्स हैं और जो मीडिया क्राइसिस है, हम इससे नबुर्द आज़मा ज़रूर होंगे। इसके लिए सिर्फ हमें एक चीज़ की ज़रूरत है कि हम अपने तमाम साथियों को एक छत के नीचे इकट्ठा करें, और जो हम तकसीम हुए हैं इस तकसीम को ख़त्म करेंगे तो हमारी तमाम परेशानियाँ ख़त्म होंगी। जी, एक सवाल आखिरी आपसे रहेगा, बिल्कुल छोटा सा सवाल है। ये बताइएगा कि ये जो लोग सहाफ़त में हैं जिनको 3-3, 4-4 माह उनकी सैलरीज नहीं मिलती, तो वो कोई पार्ट टाइम कुछ 3-4 घंटे कुछ काम कर लिया, कुछ अपनी फैमिली के बेटरमेंट के लिए, अपने बच्चों के लिए, तो क्या इस हवाले से क्या एक आप कहेंगे, क्या पॉलिसी है? जी देखिए, मैं ज़ाती तौर पर इस बात का हामी हूँ कि अगर आपकी तनख्वाहें 6-7, आपने तो 3-4 माह की बात की, यहाँ तो 12 महीने हो गए। एक इदारे की बात करता हूँ, वहाँ सैलरी नहीं दी गई। मैं अपने इदारे की बात करता हूँ, वहाँ 7 से 8 माह हो गए, सैलरीज नहीं दी गई। तो अगर आप इस जर्नलिज्म के साथ कोई पार्ट टाइम काम नहीं करेंगे, जो पढ़ने लिखने वाला हो या कोई भी ऐसा काम PR वाला हो, तो आपको ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि अब हालात इतने मुश्किल हैं कि आपने अपने बच्चों की एजुकेशन, उनकी हेल्थ और अपने घर को चलाने के लिए आपको पैसों की ज़रूरत तो होगी। अगर आप इस तरह कोई
पार्ट टाइम जॉब नहीं करेंगे तो फिर आप येलो जर्नलिज्म की तरफ जाएंगे। आपने देखे अपने बाल बच्चों का पेट तो पालना है, तो फिर आप येलो जर्नलिज्म की तरफ जाएंगे या आप अनफेयर मीन्स यूज़ करेंगे, तो उससे बेहतर है, मैं ये समझता हूँ कि आपको अपने इस प्रोफेशन के साथ साथ कोई पार्ट टाइम जॉब ज़रूर करनी चाहिए, ताकि आप उस बुराई की तरफ ना जाएं, ना कि आप किसी से पैसे लेके कोई ख़बर लगाएं या ख़बर रोकने के पैसे लें। तो उससे बेहतर है कि आप अपने बच्चों को हलाल रोज़ी दें और आप पार्ट टाइम जॉब करें, इसमें कतई कोई बुराई नहीं है। और मैं तो अपने तमाम जो साथी हैं उनको हेल्प आउट भी करता हूँ कि ये आप ज़रूर अपने सहाफ़त के साथ साथ कोई ऐसा काम ज़रूर कीजिए जिससे आपको अर्निंग हो, ताकि आपका घर बाइज़्ज़त और अच्छे तरीके से चल सके। अच्छा, एक जिम्मेदारी के हवाले से बताइएगा, एक जिम्मेदार साफ़ी है, उसके औसाफ यानी कि आप देखें अब तो ग्लोबल विलेज एक दुनिया बन चुकी है, सोशल मीडिया इतनी तरक्की कर चुका है, आप एक सेकंड में आपकी एक खबर जब पूरी दुनिया में फैल जाती है, तो उसमें किस हद तक ज़िम्मेदार होने की ज़रूरत है बहैसियत एक इंसान, बहैसियत एक शहरी और बहैसियत एक साफ़ी के? देखिए, सोशल मीडिया की वजह से बड़ा माशरे में बिगाड़ भी पैदा हुआ है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। जिसके पास मोबाइल है वो ख़ुद को जर्नलिस्ट समझता है और हमारे ऊपर ज़्यादा ज़िम्मेदारी आयद होती है, क्योंकि हमने बड़ी ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करना है कि हमने अगर कोई चीज़ रिपोर्ट करनी है या अपने वीलॉग करना है या यूट्यूब चैनल, वेब टीवी पे हमने कोई चीज़ देनी है, तो उसके लिए हमें उसकी पूरी तहकीक करने की ज़रूरत है। जबकि आम आदमी जो है वो कोई एक फुटेज डालता है, कोई तस्वीर डालता है, उसके नीचे कैप्शन डाल देता है, वहाँ पर ज़िम्मेदारी का एहसास नहीं है, जिसकी वजह से माशरे में आपने देखा कि बिगाड़ पैदा हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि सोशल मीडिया को भी कंट्रोल करने के लिए लॉज बनने चाहिए, सख्त कवानीन होने चाहिए। जब कवानीन होंगे तो फिर जो आम आदमी भी होगा वो कम से कम कोई चीज़ अपलोड करने के लिए, कोई तहरीर लिखने के लिए 1000 मरतबा सोचेगा। तो मैं समझता हूँ जज़ा और सज़ा का कॉन्सेप्ट ज़रूर होना चाहिए। इससे कम से कम जो आप सोशल मीडिया में बिगाड़ है वो मेरे नज़दीक ख़त्म हो सकता है। अच्छा, एक आखिरी बिल्कुल जाते जाते मैं आपसे सवाल पूछूंगा। ये वैसे आपका तीसरा सवाल है जो आप आखिरी कह के जी, वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज हमें मौका मिला है, बड़ी मुश्किल से आप आए हैं, बड़ा कीमती वक्त निकाल के। तो ये मैं आपसे पूछना चाहता कि अब जो किताब पढ़ने का या अखबार पढ़ने का कल्चर है, ये हमारे माशरे से क्या आप नहीं समझते कि कुछ ख़त्म होता जा रहा है? बहुत कम हुआ है जब से ये सोशल मीडिया, मोबाइल, टीवी, केबल, ये सारी चीज़ें आई हैं। देखिए, कुछ ख़त्म नहीं होता जा रहा, मैं तो बताऊं ख़त्म हो चुका है। क्योंकि जब हम इस प्रोफेशन में आए, मैं 17 दिसंबर 1998 को मैंने ये प्रोफेशन को ज्वाइन किया था, तो उस वक्त जो हमारे सीनियर्स थे वो हमेशा कहते थे कि आपने उर्दू और अंग्रेज़ी अखबार का मुताला ज़रूर करना है, सुबह ऑफिस आने से पहले, घर पे और ऑफिस आके भी। इसका फ़ायदा ये था कि हमें पूरी दुनिया की जो न्यूज़ थी, स्पेशली जो मुल्क में जो कुछ हो रहा होता था उसके बारे में होता था। दूसरा, किताब का रुझान भी ख़त्म होता जा रहा है। इसका नुकसान ये है कि हमारे जो तख्लीकी काम है वो ख़त्म होते जा रहे हैं और हमारी वोकैबुलरी जो है वो हमारे पास रही नहीं। हम सती सी गुफ्तगू करते हैं अगर हम टीवी चैनल पर हैं, और अगर हम अखबारात में हैं तो कोई लिखते हैं तो हमारे पास वो अल्फाज ही नहीं है। तो इस कल्चर को दोबारा लाने की ज़रूरत है, क्योंकि और आप देखें कि जो हमने कोई चीज़ पढ़नी होती है तो सोशल मीडिया पे हम किसी भी चैनल पे, वेबसाइट पे जाते हैं, वो थोड़ा सा अपनी मतलब की चीज़ को पढ़ते हैं और ख़त्म कर देते हैं। इससे नुकसान ये है कि हम ना तो हमें तारीख़ के बारे में इल्म हो रहा है और ना ही हम फोर्स ही कर सकते हैं कि मुस्तकबिल में क्या हो सकता है। खैर, वो तो बड़ा मुश्किल होता है करना, लेकिन पॉलिटिकली आप ये ज़रूर बता सकते हैं अगर आपके पास नॉलेज है कि नियर फ्यूचर में कौन सी जमात को कितना फ़ायदा होगा, कितना नुकसान होगा, या फिर आप पॉलिटिकली कोई चीज़ें फोर्स ही कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मुतालिया छोड़ देंगे, अखबारात पढ़नी छोड़ देंगे, तो फिर चैनल्स का भी यही हाल होगा, सहाफ़त भी जिस तरह हो रही है वो भी इसी तरह होती रहेगी, फिर इसका कोई मेयार नहीं रहेगा। नाज़रीन, आपने जैसा कि देखा कि आज हमारे जो गेस्ट हमने बुलाए हुए थे, चैलेंजेस जो दरपेश हैं सहाफ़त के हवाले से, आज उन्होंने सैर हासिल गुफ्तगू की। और हमारा आपसे आखिर में कंक्लूजन अगर हम करें तो यही कहना है, हम यही आपसे कहेंगे कि जिस तरीके से सहाफ़त को इस दौर में चैलेंजेस दरपेश हैं, सहाफ़त और साफ़ी जो लोग हैं और जो जितनी भी तंजीमें सहाफ़ती हैं, इसका भरपूर तरीके से मुकाबला कर रही हैं पूरे मुल्क में। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि गवर्नमेंट भी इन जितने भी मुतालबात, आज हमारे साथ जो मौजूद मेहमान तशरीफ़ लाए थे, इन्होंने जो मुतालबात हुकूमत के सामने भी पेश किए हैं, हुकूमत भी इनके मुतालबात को सामने रखेगी और साफ़ियों के हुकूक और उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम उठाएगी, ताकि इस मुल्क में ये जो रियासत का चौथा सतून सहाफ़त को कहा जाता है, ये मज़ीद फले और फूले। इसी के साथ नाज़रीन, हम मौजूद मेहमान का शुक्रिया अदा करते हुए आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।